हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ी बेसिकली हम ये बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हमें इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बेसिकली एक अकाउंट है, ठीक है, एक खाता है जिसमें हम ये मेंटेन करते हैं कि एक देश ने कितनी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ की है। बट अगर आपको ये समझना है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस चीज़ को लिखता है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई भी जो नेशन होता है वो सभी उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खुद ही नहीं बना लेता जिसको उसके देश के लोगों को कंज्यूम करना होता है। तो कहीं ना कहीं एक देश किसी दूसरे देश पर बहुत हद तक डिपेंड होता ही होता है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो आइसोलेशन में काम कर ले, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम के अंदर काम कर ले। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो जो हमारी 1991 की पॉलिसी है उससे पहले और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा और इम्पोर्ट के लिए सब्सटीट्यूट्स ढूंढे। 85 वाली जो हमारी पॉलिसी है उसके अंदर। बट बेसिकली वी ऑल नो दैट कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई देश सभी गुड्स को अपने ही देश में प्रोड्यूस कर ले जो उस कंट्री की नीड है। तो यहाँ से इमरजेंस होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स की। आप ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितना भी आपकी डीपी है, मीन्स आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें से अगर आप माइनस कर दें डीसी यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को, तो कुछ ना कुछ आपके पास सरप्लस रह जाएगा या फिर कुछ ना कुछ डेफिसिट रह जाएगा। अगर आपके पास सरप्लस रह गया यानी कि आपकी डीपी ज़्यादा है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो बच गई डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद उसे क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? क्या आप उसे वेस्ट होने देंगे? बिल्कुल नहीं। उसे दूसरे नेशंस में बेचेंगे जा करके और उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो उस टाइम पर आपको एक्सपोर्ट्स करने होंगे। सिमिलरली अगर आपकी डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी कि प्रोडक्शन हुई कम और कंजम्पशन के लिए आपको चाहिए ज़्यादा, तो ये जो डेफिशिएंसी है इसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। तो इसको पूरा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंपोर्ट करेंगे, यानी कि दूसरे देशों से मटेरियल को खरीद करके या सामान को खरीद करके देश के अंदर लाएंगे। तो यहाँ से हमारा इमरजेंस होता है किस चीज़ का? इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। पर क्या बिना रिकॉर्ड रखे, मान लीजिए कि आपका देश रिकॉर्ड ही नहीं रख रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि विदाउट रिकॉर्डिंग अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हद तक एक टाइम ऐसा आएगा जब दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएंगे या दूसरे देश आपका बहुत हद तक फ़ायदा उठाने लग जाएंगे। जैसे कि अभी करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो चाइना ने डंपिंग की एक्टिविटी शुरू कर दी। डंपिंग की एक्टिविटी से आप क्या समझ सकते हैं कि चाइना डंप कर रही थी। डंप का क्या मतलब होता है, आप ज़रा ये बताइए इकोनॉमिक्स के अंदर। डंपिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर आप एक फॉरेन की मार्केट को ऑक्यूपाई करने के लिए, ताकि वहाँ की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं और आपकी ही वो मार्केट बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम दामों में फॉरेन की मार्केट में जाकर के उतारते हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक से भी कम दामों में फॉरेन की मार्केट में जाकर के उतारते हैं ताकि आप वहाँ की मार्केट को ऑक्यूपाई करने। थोड़े वक्त पहले से चाइना भी एक्टिविटी कर रहा था और इंडिया की मार्केट को पूरा अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। वैसे डंपिंग हमारी WTO ने प्रोहिबिट कर रखी है कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी को करने से आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं उस कंट्री की जहां पर आप अपने ये डंपिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आप डंपिंग से जूझ रहे हैं? वो तभी हो सकता है जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे हो, जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डाटा को लिख रहे हो। उसको लिखने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके इंपोर्ट कितने हो रहे हैं और आपके एक्सपोर्ट कितने हो रहे हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके जो इंपोर्ट हैं, यानी कि आप जो देश के अंदर ला रहे हैं, इंपोर्ट क्या होंगे? मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर गुड्स का आना, इंडिया के बाहर से, ये हमारे इंपोर्ट होते हैं जनाब। और जब हम इंडिया के अंदर से इंडिया के बाहर भेजते हैं तो ये हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। अब हम सबको पता है रीसेंट गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, हमारा इंपोर्ट हो जाए कम और हमारा एक्सपोर्ट हो जाए ज़्यादा। अभी मैं इसको आई और एम लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको इनके सिंबल्स नहीं पता है, पर आपको याद कर लेना, इंपोर्ट का सिंबल है एम और एक्सपोर्ट का सिंबल है एक्स। और हर कंट्री ट्राई करती है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना और अपने इंपोर्ट को कम करना ताकि वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो
और वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन करके एमर्ज हो। जैसे कि अब इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया कैंपेन के साथ कैंपेन को लॉन्च करके अपने इस मोटिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है आपको बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि बैकग्राउंड सिर्फ इतना ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से समरी तैयार होती है हमारी फॉरेन ट्रेड की, एफटी की समरी है, फॉरेन ट्रेड की हमारी समरी है। तो फॉरेन ट्रेड को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि जब फॉरेन के ट्रेड को अटेम्प्ट किया जाता है तो इस मोटिव से किया जाता है कि हमें मैक्सिमम एडवांटेज हो। हम विदेशों में सामान को जाकर के कब बेचेंगे? जब हमें लगता है वहाँ बेचने में हमें मैक्सिमम एडवांटेज हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बेचने में फ़ायदा हो। तो कोई भी देश जब ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, इस तरीके की थ्योरीज को देख करके उसके बाद ही फॉरेन ट्रेड करता है। और फॉरेन ट्रेड एक बहुत बड़ा अपने आप में कंसेप्ट है। कोशिश करेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में उन्हें भी पूरा करें। अभी तक की जो बातें की वो बैकग्राउंड था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि जो चीज़ें आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं वो क्यों आती हैं और उनको कोई देश करता ही क्यों है, जब उसे पता है कि इसको मेंटेन करना और इससे एडवांटेज लेना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत आसानी से आप इससे एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो इसको क्यों किया जाता है, हमने इस बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत समझा। अब हम करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिरकार है क्या। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट है अकाउंट्स की। अब अकाउंट से आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास में पढ़ा वो डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल सही जगह आपका दिमाग पहुंच रहा है। वही डबल एंट्री सिस्टम का एक बेस है, वही डबल एंट्री सिस्टम ही बीओपी का आप ये कह सकते हैं कि उसका आधार है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि एक देश ने कितना मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस की हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़ करके बाहर के किसी देश के साथ, जहाँ पर वो उसको लिखती है, जिस जगह पर वो उसको मेंटेन करती है, वो हमारा होता है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट है तो इसकी भी मैचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना बैलेंस शीट बचपन में किया करते थे 11th क्लास में, 11th एंड 12th में बहुत मुश्किल होता था, बचपन में बहुत दिमाग लगाते थे कि कैसे भी करके ये लाइबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड दोनों साइड बराबर आ जाए। तो वैसे ही दिक्कत का सामना बीओपी में भी करना पड़ेगा। पर बीओपी में ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, ये हमारे कंट्री के गवर्नमेंट की सिरदर्दी है, हमारी आरबीआई की सिरदर्दी है, क्योंकि हमारे देश में आरबीआई क्या है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये उसकी सिरदर्दी है कि वो बीओपी को मेंटेन करे और इसको मैच करवाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक देश के रेजिडेंट ने, रहने वाले लोगों ने विदेश के साथ कितने लेन देन किए हैं उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये हमारा बीओपी का मतलब है। अब मैं बीओपी का मतलब बिल्कुल आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। बीओपी ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसमें एक देश ने कितना विदेशों के साथ लेन देन किया, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स किए हैं, उसको लिखा जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है बीओपी, और मेरे को लगता है सबसे इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। बीओपी का सिग्निफिकेंस क्या है या बीओपी का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं अभी आपको समझाऊंगी उसके रिवीजन के लिए नीचे आपके पास एमसीक्यूज़ अवेलेबल है, और एक अलग से वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें ये बीओपी टॉपिक जो मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी होंगे। और एक और वीडियो आएगी जिसमें बीओपी के अलग अलग सालों के डाटा को लिखा जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद के हैं। तो उन तीनों वीडियो को एक साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका ये बीओपी वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, और पेपर में आपको ने कोई भी पेपर देना और कितने भी मार्क्स का आपका बीओपी आना हो, आपको ये पूरी श्योरिटी हो जाए कि हमारे बीओपी में नंबर तो कटने से रहे। देखिए बीओपी की सिग्निफिकेंस यानी कि बीओपी की इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि हमारे देश को ये बताता है कि हमारे देश ने कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंस, बीओपी को देखते ही हम पता लगा लेते हैं अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट मतलब हमने दूसरे देशों को सामान ज़्यादा बेचा है, तो हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी पहले से स्ट्रांग हुई है। लेकिन अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारी जीडीपी रिड्यूस हुई है और हमारी इकोनॉमी पहले से थोड़ी गिरी है। नेक्स्ट है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं इसका मतलब हमारा देश दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंड है। उसके लिए आपको पता होगा कि जो हमारा प्लानिंग थी, प्लानिंग का जो हमारा सेकंड प्लान था, उसमें हमने सेल्फ एफिशिएंट होने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, ताकि हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना रह सकें। और स्टिल अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया है, ये जो चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन किया है, एक तो डंपिंग कर रहे थे, गलत एक्टिविटी कर रहे थे, इसलिए उनको बैन किया गया। पर उसके साथ साथ मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी, थोड़ा सा मुझे गले में हल्का हल्का सा पेन है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए इस वीडियो में। तो जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना हम दूसरे देशों पर डिपेंड होंगे, तो क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की। इसीलिए 1985 से लेकर 1999 तक
ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ एक पॉलिसी चलाई गई थी, वो थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी हमारे फॉरेन एक्सचेंज, जब हम अपनी फॉरेन ट्रेड को पढ़ते हैं उसके अंदर। कोशिश करेंगे इसकी अलग से एक वीडियो डालें चैनल पर। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो शो द इंटरनेशनल बोरोइंग का स्टेटस, कि विदेशों से कितना हमने लोन लिया है, विदेशों से कितना पैसा हमारे देश की गवर्नमेंट ने लोन की तरह लिया है। हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल बोरोइंग होगी कंट्री के लोगों का, कंट्री की गवर्नमेंट पर से विश्वास उतना ही ज़्यादा टूटेगा, उतनी हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर वीक होगी, और उतना ही ज़्यादा हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन होती है ना, वो लैकेड हो जाती है। वो कितना भी कमा ले, वो पहले वाले डेट के, पहले वाले उधार से ही बाहर नहीं निकल पाती, और हमारा पूरा देश एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसता चला जाता है, जहाँ पर वो फॉरेन लेवल पर उसकी इमेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए देश की गवर्नमेंट को कि कम से कम बोरोइंग ले। अभी फ़िलहाल की स्टेट में कोरोना टाइम पीरियड पर कितनी बोरोइंग हमारी कंट्री ने उससे जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से ली है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, और इसे भी एक बार ज़रूर चेक करके वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उसके डिस्क्रिप्शन में डालें, लेकिन ये क्वेश्चन एक आपके लिए है ताकि आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करें। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है बीओपी रिफ्लेक्ट करता है कि कितने फॉरेन के रिजर्व आरबीआई के पास हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि आरबीआई के पास कितने फॉरेन के रिजर्व है, ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ आरबीआई ही है जो फॉरेन एक्सचेंज की कस्टोडियन है, यानी कि सिर्फ आरबीआई के पास ही फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पड़े हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कितने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं। जैसे कि 1991 में जब हमारी एलपीजी आई, मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम पर, वो इसको लेकर के आए, इंट्रोड्यूस करवाने वाले इसको इंडिया के अंदर वो थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन के रिजर्व हैं वो गिरते जा रहे हैं, और वो कितने थे ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए ज़रूर। नेक्स्ट है, बीओपी हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ पॉलिसी। जितनी भी आपकी ग्रोथ पॉलिसी है, अच्छे अच्छे हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करती है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये सब प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए जाते हैं, ये भी बीओपी के जो स्टेटस है उसको चेक करके किए जाते हैं कि बीओपी में अगर हमारे इम्पोर्ट कम हो रहे हैं, यानी कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इम्पोर्ट जो है हमारे वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो कई तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जिनमें से एक तो हम सबको पता ही है, ठीक है, हम इंपोर्ट का ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, उस प्रोडक्ट को जिसको इंपोर्ट करना है उसको हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ कर निकाल देंगे कि ये नहीं तो हम इससे काम चला लेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हम इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन के अलावा हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। एक्सपोर्ट को प्रमोट हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको बना करके करते हैं, जहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टैक्स के रिसेशन, टैक्स के बेनिफिट, कुछ ना कुछ हमारा फ्यूल गैस वगैरह को सब्सिडाइज प्राइस पर प्रोवाइड करवा करके उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा बीओपी क्या होता है और बीओपी की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि देखिए अगर आप पूछेंगे तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा लेंगे, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये चीज़ आपकी, ये जो पॉइंट है ये अड़ा रहेगा। और मेरे साथ तो हमेशा ये होता था, जिस चीज़ को मैं पूछने में थोड़ा सा ये कर देती थी कि मैं नहीं पूछती, वही चीज़ मेरे पेपर में आ जाती थी ऑलवेज, और वहाँ पर मेरे मार्क्स करते थे और मुझे बहुत अफसोस होता था। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ बीओपी। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम बीओपी मेंटेन करें, पर बीओपी के कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स, उसके हिस्से क्या हैं, तो उसके 3 हिस्से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बीओपी तो हमें पता था कि एक अकाउंट है, एक खाता है, इसके हिस्से कैसे हो गए। क्या आपके फाइनल अकाउंट के पार्ट्स नहीं होते? होते हैं ना, उसके भी 5 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, ज़रा उसके 5 पार्ट्स जो हमारे फाइनल अकाउंट के होते हैं ज़रा बताइए। हमारे कंपनी के फाइनल अकाउंट के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट, हमारी एक्सप्लेनेटरी अकाउंट्स यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स, हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज़, और हमारा जो कैश फ्लो है वो भी अब इसका पार्ट बना दिया गया है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। वैसे ही हमारे बीओपी के भी पार्ट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व। अब हम सबको पता है इनमें क्या लिखे जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्या लिखे जाएंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब किस में कौन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हम सारे इंपोर्ट को एक ही जगह पर डाल सकते हैं, तो क्या उनको समझना ईजी होगा? नहीं, उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से सबके दिमाग में बिठाई जा सके। तो उस बेसिस पर कौन से एक्सपोर्ट, कौन से इंपोर्ट करंट अकाउंट में आएंगे, कौन से एक्सपोर्ट, कौन से इंपोर्ट कैपिटल अकाउंट में आएंगे, और किन चीज़ों को, देखिए मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं लिख रही, किन चीज़ों को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफर में भेजा जाएगा उसकी हम बात करेंगे।
थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, कुछ नहीं होता है, कुछ हम छोटी मोटी चीज़ें करके फिर इन अकाउंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ नीचे क्या लिखा है, इट इज़ अ समरी ऑफ द मोनिटरी नेचर ट्रांजेक्शन। हमेशा बीओपी में मोनिटरी नेचर की ही ट्रांजेक्शन आएगी। अगर आप इसको ये लग रहा है कि ये वर्ड ये कैसे याद करें, तो आप याद कीजिए 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वहाँ आपने क्या किया था कि हम क्वांटिटी को ले रहे हैं, क्वालिटी को नहीं ले रहे। वहाँ भी तो ये बात कर रहे थे कि आप मोनिटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ले रहे हैं और नॉन मोनिटरी को नहीं ले रहे। नेक्स्ट देखिए सेकेंड, इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। What is the meaning of the word double entry system? The double entry system means that every transaction which is recorded in the books of accounts should affect debit and credit both side in the सेम टोटल मैनर, यानी कि टोटलिटी में वो सेम ही अफेक्ट करे, यानी कि जितना एक लेन देन से डेबिट हो उतना ही एक लेन देन से क्रेडिट भी हो। ठीक है, ये बात करनी है। मुझे लग रहा है ये बात भी समझ आ गई होगी आप सबको। आगे देखते हैं। अब ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैंने इसके एमसीक्यूज़ को स्टडी किया और मैंने ये देखा ज़्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं वर्ड्स में ही आ रही है। तो सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड, कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम का मतलब कितना अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है, कितना डिपेंडेंस है आपके देश का दूसरे देशों पर या दूसरे देशों का आपके देश पर। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द फॉरेन ट्रेड। मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी बात, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। मैं जल्दी ट्राई करूँगी कि मैं कोई और अपनी ऐप वगैरह में इसको बनाऊँ ताकि थोड़ी बहुत जो दिक्कत हो रही है वो भी ना हो। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, की फॉरेन ट्रेड किन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोजिशन क्या है, क्या कंपोजिशन में प्राइमरी सेक्टर के गुड्स है या सेकेंडरी वाले या टेरिटरी वाली सर्विसेज वगैरह, किन चीज़ों का कंपोजिशन है, किनको मिला करके बना है। और इंडिपेंडेंस से पहले तो जो हमारा कंपोजिशन था फॉरेन ट्रेड का वो कैसा था, हम सबको पता है कि उस कंपोजिशन के अंदर बहुत सारा जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा एक तरीके से प्रीशियस मेटल थी, कंपोजिशन उनका एक्सपोर्ट में ज़्यादा था और इंपोर्ट में फिनिश गुड्स का हमारा ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, कि हमारे फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन मतलब एक देश तो अपना है पर कोई ना कोई दूसरा देश भी तो इन्वॉल्व होगा, तभी तो वो फॉरेन ट्रेड होगा। तो वो दूसरा देश कौन सा है, यानी कि एक लेन देन में इंडिया को छोड़कर और दूसरा देश कौन सा आ रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा इम्पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ हो रहा है, हमारा चाइना के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास करंट अकाउंट क्या होता है। अब हम आए मुद्दे की बात पे कि करंट अकाउंट क्या होता है। ये जो ऊपर वाली टर्म्स थी ना वो एमसीक्यूज में जानबूझ के डाली जाती है, क्योंकि जब भी कोई बीओपी को पढ़ता है उनको लगता है हमको ये चीज़ें तो पढ़नी ही नहीं, पर ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बीओपी अपने आप में ही क्या है, पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड है। तो आपके फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ बीओपी में आपसे पूछी जा सकती है। सो डोंट फील दैट कि ये चीज़ तो हमारे पेपर में नहीं आ सकती क्योंकि बीओपी वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा और हमारा तो सिर्फ बीओपी है। तो बीओपी में फॉरेन ट्रेड का सब कुछ आ सकता है क्योंकि बीओपी फॉरेन ट्रेड को ही तो एक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए करंट अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट जहां गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को, यानी कि उसके सेल परचेज को, उसको देश के बाहर या अंदर आने जाने को लिखा जाएगा। तो जब भी हम गुड्स देश के अंदर बाहर भेजेंगे तो वो हमारा होगा विजिबल, जब हम सर्विसेज को भेजेंगे तो वो हमारा होगा इनविजिबल। उसके अलावा एक होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यू वाले यूनिलेटरल ट्रांसफर, वो भी होते हैं इसके अंदर। तो करंट अकाउंट क्या है, एक ऐसे अकाउंट जहां पर हम गुड्स के यानी कि विजिबल गुड्स के जो दिखें बाउंड्री को क्रॉस करते वक्त उनको लिखेंगे, एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट को भी, हम इनविजिबल को भी लिखेंगे जिसमें हमारी सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आएगा। उसके अलावा हम यूनिलेटरल को भी लिखेंगे और यूनिलेटरल के अंदर हमारा आएगा जैसे कि हमारा कोई गिफ्ट्स हो गए जिनकी एक तरफा लेन देन है, डोनेशन हमने कर दी जिसके बदले में कुछ लेने के बारे में नहीं सोचा जाएगा, वो होते हैं हमारे यूनिलेटरल्स। जो हमारे करंट अकाउंट है उसमें जहां हम बात करनी है हमारे पास आ रही है इनविजिबल। तो इनविजिबल में फैक्टर सर्विस भी हो सकती है और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हो सकती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, अगर बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बात की जाए, बिल्कुल इजी फॉर्म में बात की जाए, लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए, तो फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनको आपने कमाया है, जिनमें आपने मेहनत की है, जिनमें आपने अर्न किया है, और नॉन फैक्टर जिनको आपने अर्न नहीं किया, एज अ डोनेशन आई है आपके पास। तो वो दोनों ही चीज़ों को करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। वैसे अगर बिल्कुल मैं एक इकोनॉमिक सेंस में बात करूँ तो फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड द 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स कौन सी हैं, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ को कितनी कंपनसेशन देनी है,
ऑपरेटिव सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी बहुत ज़्यादा इसकी क्लासिफिकेशन है जो अभी हमारे लिए इस टाइम पीरियड पे करना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए इसके बाद क्या आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होता है। मैं एक बार इसको इरेज कर लूँ, 1 मिनट लगेगा बट उससे क्लियरिटी साथ साथ होती रहेगी। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हम सिर्फ 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे कि हम बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे। अब बोरोइंग का मतलब दूसरे देशों से पैसे को उधार में लेना। तो आपको क्या लग रहा है कि बोरोइंग से क्या होगा, हमारे देश की इमेज खराब, हमारे देश के पॉलिटिशियंस पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म, गवर्नमेंट पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म, आरबीआई की बनाई हुई पॉलिसीज पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म। तो ये बोरोइंग है हमारी। और बोरिंग से क्या होगा, लंबे समय के लिए आपका देश दूसरे देशों का गुलाम भी हो सकता है। लंबे समय के लिए आपकी बहुत ज़्यादा फिक्स्ड जो इंटरेस्ट डेट की पेमेंट है वो आपके सिर पर पड़ सकती है, जिससे फिर आप जितनी भी जीडीपी बढ़ाने आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट उस केस में, बताइए ज़रा। क्योंकि आपने वो बोरोइंग का इंटरेस्ट भी तो चुकाना है। ऊपर से जब दूसरे देश से बोरो कर रहे हैं आप पैसा, फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट है उसमें चेंज होने से आपको ये बोरोइंग आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। जो फिलहाल में हमने WHO से, वर्ल्ड बैंक से, काफ़ी जगहों से ले लिया है पैसा उधार, तो सोचने की ज़रूरत है इसको चुकाएंगे कैसे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट में दूसरे देश के लोग हमारे देश में पैसा डालते हैं या फिर हमारे देश के दूसरे देशों में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह फॉरेन की मार्केट में इन्वेस्ट करें, या फॉरेनर्स अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह हमारे देश में इन्वेस्ट करें, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। आगे हम बात करते हैं जो बोरोइंग है, फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, जिसका आई हाई रहता है, और एक्सटर्नल फॉरेन असिस्टेंस यानी कि हेल्प, जो फिलहाल के स्टेट में हमने हेल्प ही लिया है, ठीक है, WHO से, तो उसमें इंटरेस्ट रेट हमारा कम रहता है कोरोना टाइम पर। ठीक है, लेकिन दोनों ही एक अच्छा स्टेट नहीं दिखा रहे हैं कि आपको दूसरे देशों से पैसा मांगना पड़ रहा है, तो दोनों ही चीज़ें कोई अच्छा शो नहीं करती आप। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइप की होती है। ग्रीन फील्ड होती है हमारी, ब्राउन फील्ड होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी, और भी इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। यहाँ हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत फेमस है FDI के नाम से, सबको पता ही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बहुत फेमस है FII के नाम से। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट का एक और अनदर वेरी पॉपुलर नेम है, वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इसके अंदर अब इन दोनों में हम डिफरेंस करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट है जो एक देश के लोग दूसरे देश के अंदर करते हैं और आकर के मालिक बनते हैं, ऑनरशिप ले लेते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे तरीके से। जैसे कि कोई फॉरेन का स्कूल हमारे इंडिया के अंदर खुल गया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में वो हमारे को पैसा देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, वो मैनेजमेंट, कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं, वो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब फॉरेनर्स के हाथ में जाता है, पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, FII में ऐसा नहीं होता। हमने बात की बोरोइंग की, तो बोरोइंग में बात की हमें बोरोइंग कम से कम करनी चाहिए, पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपनी इकोनॉमी है उसको बिजनेस के लिए फ्रेंडली बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हमारा जो इंडेक्स है वो आए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, ताकि फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो आकर के इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए। नेक्स्ट देखिए, ये पता चल गया करंट अकाउंट में क्या आ रहा है। करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आ रही हैं, विजिबल ट्रांसफर, इनविजिबल ट्रांसफर और यूनिलेटरल। कैपिटल अकाउंट में 2 आ रही हैं, बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके ये प्राइमरी है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी चीज़ें भी आती हैं, कुछ अदर चीज़ें भी आती हैं, उनको भी अभी पढ़ेंगे। यहाँ हमने मोटा मोटा से प्राइमरी चीज़ों को ही यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रही हैं, ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांसफर क्या है। देखिए यहाँ तक तो जो काम होना था हो चुका, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने थे जो वो हो चुके, जो लेन देन होना था विदेशों के साथ वो हो चुका, और ये काम पूरे साल चला। ये ऊपर वाला 2 काम पूरे साल चले, 12 के 12 महीने चले, 24/7 चले ये हमारे ऊपर काम। लेकिन इनकी वजह से अब हमें क्या करना है, अपना BOP मैच करना है। इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। पर बाय चांस, अगर आपका बाय चांस का मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका क्या होता है कि जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं वो बराबर नहीं आते हैं। आने तो चाहिए वो आपके बराबर, पर वो आपके बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, सो उस केस में आप क्या करते हो, ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांसफर करते हैं। आपने नहीं करना है, आपकी सिरदर्दी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, BOP को मैच करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, RBI का काम है, तो आपको इसकी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। पर RBI क्या करता है, बाय चांस इन दोनों को आपने बैलेंस किया,
लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने पर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैच नहीं हुए, आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, ये सिचुएशन हमारे पास नहीं आई। तो इस सिचुएशन के ना आने पर हम ऑफिशियल रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो कमी पेशी है वो पूरी की जा सके और हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के बराबर आ जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ओवरऑल फाइनेंस बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है ऑफिशियल रिजर्व जो BOP RBI ने किए हैं फॉरेन के एक्सचेंज में। ऑफिशियल रिजर्व अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगता है, और अगर आपके ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो रहे हैं यानी कि कम हो रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लग रहा है। लेकिन ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन अगर आपके करंट और कैपिटल अकाउंट आपस में ही मैच हो गए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उस केस में आपको ऑफिशियल रिजर्व को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो गए और ये दोनों की हम जो मैचिंग करते हैं वो अबव द लाइन करते हैं, यहाँ तक इन सबको मैच करते हुए आए, यहाँ बैलेंस निकाला हमने। अब जो बैलेंस आया मान लीजिए आया -$200, तो हम क्या है नीचे करेंगे बिलो द लाइन, इस बैलेंस के बाद हम प्लस कर देंगे $200 ताकि हमारा बैलेंस क्या आ जाए 0, यानी कि हम इसको इक्विलिब्रियम में यानी कि इसको 0 की स्टेट में बैलेंस्ड फॉर्म में लाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसलिए जो BOP के ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफर हैं वो बिलो द लाइन ट्रांसफर्स होते हैं, और ये सिर्फ तभी अटेम्प्ट होते हैं जब हमारा जो BOP का बैलेंस है वो हमारा 0 ना आ रहा हो। तो आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है हमारे पास ओवरऑल बैलेंस ऑफ BOP में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें आता है करंट अकाउंट का बैलेंस यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, अगर कुछ बच गया वो लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट अगेन। फिर आते हैं एरर और ओमिशन को, जो थोड़ी बहुत गलती वगैरह हो गई। बेसिकली सब में हम इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को या एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके देखते हैं कि क्या बचा। अगर ये मैच नहीं होते तो हम ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांसफर्स को भी बीच में लेकर के आते हैं। हम कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर एरर और ओमिशन ना हुए तो, क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आप इसे 0 ले लीजिए, इसे निल ले लीजिए। यह आपका फॉर्मूले में है तो ज़रूरी नहीं है कि यह आपको वहाँ पर भी मिले, नहीं है तो इसका मतलब कोई एरर एंड कोई ओमिशंस नहीं हुई हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ BOP। नेक्स्ट है हमारा BOP का सरप्लस। जब आपने BOP का बैलेंस निकाला, उसको निकालने में आपके इंपोर्ट आ गए ज़्यादा और आपके एक्सपोर्ट आ गए कम, आपके एक्सपोर्ट आ गए ज़्यादा और आपके इंपोर्ट आ गए कम, तो वो हमारा हो गया BOP का सरप्लस। ये एक अच्छी सिचुएशन है और ऐसा आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले हाँ ये सिचुएशन बिल्कुल देखी गई थी, पर उसका डाटा भी बिल्कुल सही होगा और हमारे पास बिल्कुल सही अवेलेबल होगा, इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारा ट्रेड था वो यूनि डायरेक्शनल था, एक ही डायरेक्शन में था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ हो रहा था सारा का सारा। नेक्स्ट है BOP डेफिसिट। BOP डेफिसिट का क्या मतलब है? BOP डेफिसिट का मतलब है कि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो कम रह गए और हमारे इंपोर्ट यानी कि हमने दूसरे देशों से सामान ज़्यादा ले लिया और हमारी इकोनॉमी उन देशों पर डिपेंडेंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कोई पूछे तो वो कौन सी होती हैं? वो हमारी होती है ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांसफर। इसे मैं हाईलाइट करना भूल गई, इसको ये क्वेश्चन ऊपर रहा और आंसर ये रहा। नेक्स्ट है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ये भी BOP की ट्रांजैक्शन है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो करंट और कैपिटल अकाउंट में आई है, जिनकी वजह से हो सकता है हमारा BOP इक्विलिब्रियम से हट जाए, उसे प्राइवेट लोगों ने प्रॉफिट मोटिव के साथ किया है। एक बार एक चीज़ मैं और आप लोगों से पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। क्या जो आपका BOP है वो सिर्फ इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिकॉर्ड करता है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्या वो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को के साथ डोनेट करता है? बी ऑप्शन है वो ऑल इंडिविजुअल्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? या डी ऑप्शन है ऑल? सोचकर जल्दी से बताइए कि जो BOP है वो किसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जल्दी से सोच करके बताइए। अब इतना सारा हमने BOP को पढ़ा, कुछ आपने सोचा भी होगा BOP के बारे में, कुछ पहले भी पढ़ा होगा, उस नॉलेज को यूज़ करके ज़रा कोशिश कीजिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है। तो इसके अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो सभी की करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो देश की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सभी की ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑटोनोमस, जब लोगों ने इन ट्रांजैक्शंस को किया फॉर द प्रॉफिट मोटिव, और उसके प्रॉफिट मोटिव की वजह से हमारी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में, हमारे BOP डिसइक्विलिब्रियम में आ गए, इनको अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और ये कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं।
नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो ऑटोनोमस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम आया है, जो इक्विलिब्रियम का स्टेट बिगड़ा है उसे ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं। वो बिलो द लाइन होती है, उनके अंदर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता और उसमें कोई फिजिकल गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता। वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को ट्रांसफर कर करके, बोरोइंग और लैंडिंग में चेंजेस कर करके उसको हम अटेम्प्ट करते हैं, तो वो बिलो द लाइन होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आया, तो ये नहीं होगा कि देश की गवर्नमेंट के जो आरबीआई का जो गवर्नर है वो अपने लिए जैकेटें मंगवा लेगा बाहर से या अपने रिलेटिव से पैसा मंगवा कर उसको इक्विलिब्रियम में करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता और ये प्रॉफिट के मोटिव से भी नहीं अटेम्प्ट की जाती। नेक्स्ट है मार्केट पोटेंशियल। क्या है मार्केट पोटेंशियल का मतलब अट्रैक्टिवनेस है डोमेस्टिक मार्केट की, डोमेस्टिक इकोनॉमी की, वो कितना फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, उस चीज़ को, उसको बोलते हैं मार्केट पोटेंशियल। जिस कंट्री में मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है उस कंट्री के हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट हमारे कम होते हैं। उस कंट्री में एफडीआई एफआईआई नाम से जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा आती है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन होती है हमारे मार्केट में, कितना पोटेंशियल है, कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कितना हम इंटरनेशनल लेवल पर अट्रैक्टिव इकोनॉमी शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट कौन कौन से, याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हमने बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट को किया था ये प्राइमरी है, उसके अलावा हमारे एनआरआई के डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म के डेट, ये तीनों भी हैं, लेकिन ये हमारे बेसिक नहीं है, ये हमारे प्राइमरी नहीं है, पर ये भी उसके पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये शो करता है कितने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट विजिबल गुड्स के हुए हैं। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आ गया, आपने अभी पढ़ा जो हमारा, अभी मैं आपको एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने क्या पढ़ा था, हमारा बीओपी है, दो पार्ट में है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसमें जो करंट अकाउंट है सीयू लिख देती हूँ और इसको सीए लिख देती हूँ कैपिटल अकाउंट को। जो आपका करंट अकाउंट है वो तीन तरीके उसमें चीज़ आती है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। इसमें जो छोटा सा पार्ट है ना विजिबल वाला, ये आपका बीओटी है। इसके अंदर जो गुड्स एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो दिखाई देते हैं जाते हुए, बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए वो हमारे दिखाई देते हैं, तो वही है हमारा बीओटी। बीओटी क्या है, बीओपी के अंदर जो करंट अकाउंट है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें विजिबल ट्रांसफर्स को लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कई बार यहाँ से, मैं उसे एमसीक्यू में डालना भूल गई, कोशिश करूंगी नेक्स्ट अगर वीडियो इसी के एमसीक्यू की बना रही हूँ तो उसमें ज़रूर डालूँ कि क्या ऐसी सिचुएशन आप सोच सकते हैं जहाँ पर बीओटी तो डिसइक्विलिब्रियम में हो लेकिन आपका बीओपी इक्विलिब्रियम में हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इससे उल्टा हो सकता है? उल्टा सिचुएशन क्या होगी कि आपका बीओटी तो इक्विलिब्रियम में है, जो आपका बीओटी है वो तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो तो उसके अंदर का एक छोटा पार्ट ही है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ अनफेवरेबल बीओपी। बीओपी के अनफेवरेबल होने के पीछे क्या कॉज है, क्या कारण है कि बीओपी अनफेवरेबल हो जाता है? हमारे इंडिया के अंदर जो कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारे वेज गुड्स हैं, उनकी कमी पाई जाती है, टेक्नोलॉजी की कमी पाई जाती है, हमारे पास अच्छे वॉर के इक्विपमेंट नहीं है। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले न्यूज़ में आ रहा था, हमने 5 राफेल्स रशिया या मे बी इटली, मुझे अभी ध्यान नहीं है बहुत अच्छे से, वहाँ से हमने इंपोर्ट करे। तो उसकी वजह से अगर हम इतने हैवी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, इतना ज़्यादा पेमेंट आउटसाइड द वर्ल्ड दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व घट जाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू भी, फॉरेन जो रिजर्व है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने देशों के गुड्स की डिमांड नहीं करते हैं, वो दूसरे देशों की गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। कंजम्पशन गुड्स हमें बाहर से चाहिए, हमें कुछ के बैग्स चाहिए, हमें बाहर से आने वाले, हमें एप्पल के आईफोन्स चाहिए, इस वजह से। नेक्स्ट है हमारे देश की गवर्नमेंट जो फॉरेन एम्बेसी पर खर्चा करती है। एम्बेसी होते हैं जो दूतावास होते हैं, हमारे यहाँ के ऑफिशियल जो बाहर के देशों में रह रहे होते हैं, उनके ऊपर खर्चा करना। क्रूड ऑयल सबसे बड़ा रीज़न, इसको तो हम कम भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, गोल्ड पर उतने रिजर्व्स नहीं है तो गोल्ड बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेट। बाहर के देशों से अगर इतना ज़्यादा आपने उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसको चुकाएंगे भी तो सही, चुकाने में ही आपका जो बीओपी वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इन सब में से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए आप इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज आपने लोन लिया, कम कोशिश करनी चाहिए इसको। गोल्ड के ऊपर आप क्वांटिटी का यानी कि कोटा का बैरियर लगा करके इसको रोक सकते हैं कि आप क्वांटिटी का बैरियर लगा दें, इससे ज़्यादा गोल्ड नहीं आएगा। क्रूड ऑयल अगेन आपके लिए एक तरीके का मैं कह दूंगी कि तकलीफ भी देने वाला है, क्योंकि आप बाहर से मंगवा रहे हैं, आपका बीओपी डेफिसिट में जा रहा है, पर आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी क्रूड ऑयल के बिना। फॉरेन एम्बेसी के खर्चों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, कंजम्पशन गुड्स पर रोक लगाई जा सकती है, वॉर इक्विपमेंट को नहीं रोका जा सकता, और मशीन तो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडीपी बढ़ाने वाली चीज़ें तो यही हैं।
अगर हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं है तो क्या हो गया, बाहर से तो लेने पड़ेंगे, प्रोडक्शन तो करनी है, जीडीपी तो बढ़ानी है। समझ रहे हैं आप इस बात को। नेक्स्ट देखिए, सजेशन टू करेक्ट बीओपी। बीओपी को करेक्ट करने के लिए क्या सजेशन है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए जाए, स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, अपने जो चीज़ें हैं उनकी, और जो हमारे टैक्सेशन की पॉलिसी है उसको एक्सपोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लिबरल कर देना चाहिए। जो हमारे फॉरेन ट्रेड जो एक्ट हैं फॉरेन के ट्रेड को, उनको हमें मैनेज करना चाहिए, उनको अच्छा बना देना चाहिए, स्मूथ बना देना चाहिए, और एक्सपोर्ट के काम को आसान कर देना चाहिए। नेक्स्ट है ताकि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी रैंक भी ऊंची हो जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। प्रोडक्शन को जितना बढ़ाएंगे, वही पहले वाला जो सबसे स्टार्टिंग में समझाया था, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन करके जो सरप्लस बच रहा है वो जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके क्या होंगे, एक्सपोर्ट होंगे। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और उतनी ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो इसके तो ड्यूअल फ़ायदे हो गए, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ गई, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट मिल गई लोगों को, बढ़िया काम हो गया ये तो बल्कि हमारे लिए। नेक्स्ट है सजेशन थर्ड, एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो आजकल के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैंपेन बना रहे हैं, फ्री ट्रेड जोन्स बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरी देशों की कंपनियों को अपने देशों में बुला रहे हैं। अगेन एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अवेलेबल उनको इसीलिए करवा रहे हैं ताकि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज़्यादा आए। जो FDI और FII यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आपके देश में आती है और आपके देश की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है, आपके देश को एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक क्वेश्चन मैंने और भी देखा था, वो भी बीओपी में ही देखा था, मैं आपको उसको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहां बाहर से आने वाली एक कंपनी ने हमारे देश के अंदर ही अपना सेटअप कर लिया है, पूरा का पूरा प्लांट, और वो बिल्कुल इनिशियली शुरुआत से ही सब कुछ अपना ही बना रही है। एक तो होता है ज्वाइंट वेंचर, बाहर के देश वाले हमारे देश के अंदर आके किसी पहले वाली फर्म के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर ग्रीन फील्ड में वो पूरा अपने तरीके से अपना सारा काम बना रहे होते हैं। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ विदेश से पैसा आता है और वो पूरी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, बिल्कुल मैं कहूँगी बेस से एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं। नेक्स्ट है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, गिव मी 2 सेकेंड्स। यस, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कि डिसइक्विलिब्रियम के टाइप क्या क्या हैं। सबसे पहला है, ये आपके हर एक पॉइंट में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, बट लैक ऑफ टाइम की वजह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं, बाकी आपको ज़रूर ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जो भी आपके जो हेड टीचर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में पहला है साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम तब आता है जब हमारे ट्रेड साइकिल में, यानी कि जो हमारे बिजनेस साइकिल है, बूम है, रिसेशन है, उसमें चेंजेस आते हैं, और इसको आप बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स करने से। नेक्स्ट है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। लंबे समय तक डिसइक्विलिब्रियम जब चलता चला आता है तो एक सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम बन जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव चेंजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, टेक्निकल चेंजेस की वजह से आपके पास डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल, जब आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी जो आरबीआई है उन्होंने जो आपकी मेन, जो मैं कहूँगी जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कमी आने की वजह से। नेक्स्ट है टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, वो टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह, जैसे किसी कंट्री में फ्लड की प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे कोई डिजास्टर आ गया बहुत बड़ा, उसकी वजह से आ रहा है, वो टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम है, और उसको उम्मीद की जाती है कि जल्दी उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे अब शुरू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी भी किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है उसे आप पूछ सकते हैं, एक बार दोबारा वीडियो देख करके फिर आप एमसीक्यू पर आइएगा, ताकि आपके पक्का सारे एमसीक्यू सही ही निकले। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। सबसे पहला है इसके अंदर, साथ साथ पहले आपको बताना है, फिर मैं 2 सेकंड तक का मैं आपको वक्त देती हूँ और उसके बाद मैं आंसर को टिक कर दूंगी। सबसे पहले बीओपी इंक्लूड द ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी नेचर की हैं विद इन द नेशन, यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में, मॉनेटरी नेचर की हैं आउटसाइड द नेशन, नेशन के बाहर की, मॉनेटरी भी है, नॉन मॉनेटरी भी है, विद इन द नेशन है, या मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, आउटसाइड द नेशन है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, बहुत ईजी है और मुझे लगता है सबको आता होगा। तो इसका आंसर है, जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर है, जो कि मॉनेटरी है इन नेचर है और आउटसाइड द हमारे नेशन है, यानी कि इसका आंसर है सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या रिलेशन है। पहला है बीओपी इज पार्ट ऑफ बीओटी,
BOP स्कोप वाइडर देन BOT, BOT इज द पार्ट ऑफ द BOP। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या BOP पार्ट है BOT का? नहीं, BOP तो वाइडर टर्म है, BOT तो उसका एक पार्ट है। BOP के अंदर 3 पार्ट आते हैं, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। उसके अंदर जो करंट है उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं हमारे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। उसका जो पहला पार्ट है विजिबल वाला वो BOT है, तो BOT जी कैसे बड़ा हो गया BOP से? नहीं, BOP पार्ट नहीं हो सकता BOT का, लेकिन ये BOT इज अ पार्ट ऑफ BOP, तो थर्ड वाला ठीक है। ऊपर देखिए, BOP का स्कोप वाइडर है, बिल्कुल वाइडर है। BOT का क्या है? नैरो स्कोप है, क्योंकि उसमें हर तरीके के ट्रांजैक्शन आ रहे हैं और BOT में से विजिबल आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग इज, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, और करेक्ट को आप इसमें इनकरेक्ट ढूंढ लीजिए और जिस ऑप्शन में इनकरेक्ट ना हो उसी को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है विच अमंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में विजिबल आता है, इनविजिबल आता है, बोरोइंग नहीं आती है, तो करंट अकाउंट का पार्ट ही नहीं, कैपिटल का है। करंट ट्रांसफर ये भी आता है, तो आपका करेक्ट जो इनकरेक्ट है आपको वो ढूंढना था, तो थर्ड आपका इसमें आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 होते हैं, बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कौन सा नहीं है, जान पूछ के मैंने क्वेश्चन ऐसा डाला, कौन सा नहीं है? तो बोरोइंग नहीं है भाई, नॉट प्रिंसिपल है ना, तो नहीं है ये प्रिंसिपल वाला। क्यों, सॉरी, ये तो प्रिंसिपल वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी प्रिंसिपल वाला है। बैंकिंग कैपिटल ये प्रिंसिपल वाला हमारा कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ए बी बोथ। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फोर्थ को टिक करके आएंगे, पर यहाँ करेक्ट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है गुड्स विच आर विजिबल, जो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए दिखते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं? BOT का, बिल्कुल होते हैं। BOP का अब कहेंगे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? BOP खुद ही, BOP के अंदर ही तो BOT आ रहा है, तो इसके भी होते हैं, और आंसर इसका क्या है? बोथ, यानी कि थर्ड। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जानबूझ के डाला गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोइंग आर बिलो द लाइन। लाइन के बिलो, लाइन के अबव क्या है? ऑटोनोमस। लाइन के बिलो क्या है? अकोमोडेटिंग। तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड। अब ये इसका जवाब जरूर सही देना। ट्रांसफर ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड। फिक्स्ड एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सा होगा ये? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कैपिटल ट्रांसफर कहेंगे, रियल ट्रांसफर कहेंगे, करंट ट्रांसफर कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। इसको कहेंगे क्या फिक्स्ड ट्रांसफर को? जल्दी से बताइए। ये नहीं पूछा कि किसका पार्ट होगा, किसमें लिखा जाएगा, इसको कहेंगे क्या? तो इसको हम कहते हैं सेकंड, यानी कि रियल ट्रांसफर्स। अगला भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सेल एंड परचेज ऑफ द मशीन्स आर पार्ट ऑफ। किस अकाउंट का पार्ट होंगे वो? करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, ऑफिशियल ट्रांसफर का, या BOT का? सॉरी, यहाँ पर आंसर है BOP, ये ऑप्शन है BOP का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। जल्दी से बता दीजिए किसका पार्ट आप इसे मानेंगे? बी क्विक। सेल और परचेज ऑफ मशीनरी है, किसका पार्ट होगा? मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कैपिटल का। नहीं, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्यों है ये करंट अकाउंट का पार्ट? जरा सोच करके बताइए जल्दी से। क्योंकि ये विजिबल है, इसका ट्रांसफर आपको दिखेगा। कैपिटल के अंदर तो क्या आ रहा है? बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कैपिटल, तो वहां कैसे आ जाएगा ये? चलिए 9th पे पहुंचते हैं फटाफट से, जिनका ठीक था वेरी नाइस। देखिए, BOP डेफिशिट इम्पैक्ट ऑन द ऑफिशियल रिजर्व। BOP के डेफिशिट होने का ऑफिशियल रिजर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऊपर लाइन थी, हाईलाइटेड थी, आंसर है इसका सेकंड, यानी कि वो क्या हो जाएंगे हमारे? BOP के डेफिशिट होने से डिक्रीज हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नीचे आंसर्स में मैंने थोड़ी सी दिक्कत कर दिया। ये इसका आंसर था हमारा फर्स्ट और इसका आंसर है हमारा सेकंड। ये लास्ट के 2 में गड़बड़ है, उसका फर्स्ट था और इसका सेकंड। जो मैंने साथ साथ लिखे हैं वो आपके करेक्ट आंसर है। यहाँ नीचे हल्की सी गड़बड़ है। नेक्स्ट देखिए, इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज 2000 करोड़ डेफिशिट, BOT इज 2000 करोड़ डेफिशिट, और उसके रेफरेंस में जो आपके इंपोर्ट है वो $900 है, $900 करोड़ हैं, तो फाइंड द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स हमारे कितने होंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। तो जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे वो कितने होंगे? बी क्विक। सोचिए, करें इसको एक बार सॉल्व करके दिखाएं आपको, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल इसका अभी तक एक भी आपको सॉल्व करके दिखाया नहीं है। देखिए,
क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही फॉर्मूला होता है। और आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 200 इज इक्वल टू, हमें इम्पोर्ट दे रखे हैं, एक्सपोर्ट नहीं दे रखे, ये दे रखे हैं माइनस का 900, तो माइनस का 900 जाके प्लस हो जाएगा, 900 माइनस 200, आंसर क्या होगा 700। आंसर क्या आएगा इसका $700। तो इसका आंसर है ये थर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आंसर इसमें लास्ट के 3 में गड़बड़ हो गई है लिखने में, मैंने थोड़ा शायद आई थिंक सो दूसरे वाली स्लाइड का इसमें डाल दिया, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, मैंने जो साथ साथ बताया उसको सुन लीजिएगा। नेक्स्ट अभी नीचे क्या है, नीचे क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपके नोट्स बना दिए हैं, जो मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा ही छोटे बना दिए हैं, कुछ नहीं होता। ये कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट है, पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट है इनविजिबल ट्रांसफर जिसमें फैक्टर, नॉन फैक्टर और करंट ट्रांसफर तीनों चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, और कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं होता ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेन हेडिंग होती है उसकी बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा एनआरआई की डिपॉजिट, बैंकिंग, कैपिटल और शॉर्ट टर्म का क्रेडिट भी इसका पार्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी शॉर्ट टर्म का क्रेडिट किसका पार्ट है, और मुझे पता है मैक्सिमम करंट में डाल देंगे इसको। कहीं करंट नॉन करंट में वो 1 साल वाला फिनोमिना तो नहीं लेकर के चलेंगे आप, फिर भी आप चलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ करंट और नॉन करंट में 1 साल वाला फिनोमिना नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि ज़्यादातर कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी जाती है कि करंट मतलब 1 साल और नॉन करंट मतलब 1 साल से ज़्यादा। उस वाले फिनोमिना को मत लेकर चलना, नहीं तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को इसमें नहीं डालेंगे, और जो मशीनें हैं उसको इसमें नहीं डालेंगे, उसको नीचे डाल देंगे और शॉर्ट टर्म क्रेडिट को ऊपर डाल देंगे। बहुत बड़ी भयंकर वाली गलती हो जाएगी फिर आपके पेपर में, ये मत करना। देखिए अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, बोरोइंग के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई में ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड आराम से डिस्कस करेंगे इसको, एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट वगैरह में भी को भी इसका हिस्सा माना जा सकता है। नेक्स्ट है एनआरआई की डिपॉजिट, ये प्राइमरी नहीं है, ये 2 प्राइमरी इसलिए हाईलाइटेड है और ये नीचे अलग से लिखे गए हैं क्योंकि ये मेन पार्ट्स नहीं है, बट स्टिल ये उसके पार्ट्स हैं। एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग, कैपिटल, शॉर्ट टर्म के क्रेडिट, ये सब किसके पार्ट माने जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के। अब देखिए मैक्सिमम चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, पर एक बात आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ऑफिशियल रिजर्व का ट्रांसफ़र है उसको कैसे किया जाएगा, मतलब उसके लिए जो पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे, आरबीआई कहाँ से लेकर के आएगा, उसके लिए जो पेमेंट आएगी, सोचिए ज़रा जल्दी से, उसके लिए पेमेंट कहाँ से आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप उसे सोचिए कि उसके लिए पेमेंट कहाँ से आएगी, जो भी आपके पास रिसोर्स है वहाँ पर से इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ऑफिशियल रिजर्व के ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, और कोशिश कीजिए कि उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो इकट्ठी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।